राजेश अपनी पत्नी सुनंदा, बेटी नीतू और माँ के साथ खुशी खुशी रहता था। वो रोज एक पेड़ के नीचे चिली चिकन की दुकान लगाता और अपने परिवार के साथ सुख की रोटियां खाता। राजेश की दुकान अच्छी खासी चल रही थी। लोगों को राजेश कम दाम में अच्छा खाना देना चाहता था। वाह राजेश, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। कितना अच्छा चिली चिकन बनाते हो भाई, मजा आ गया सच में। हाँ हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो। ऊपर से इतने कम दाम में इतना अच्छा चिली चिकन यहाँ तो दूर दूर तक नहीं मिलता। मेरे ग्राहक मेरे भगवान है, उन्हीं से मेरा घर चलता है और मैं चाहता हूँ जो भी मेरी दुकान पर चिली चिकन खाने आए वो खुश और संतुष्ट होकर जाए। उसे ये ना लगे कि इस दुकान में उसने अपनी मेहनत की कमाई खराब कर दी। अपनी सोच ऐसे ही रखना, देखना एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। राजेश अपनी उस छोटी सी दुकान में ही खुश था, पर उसकी पत्नी सुनंदा आए दिन राजेश से बहस करती रहती। समझ में नहीं आता, सुनंदा तुम आखिर इतने से संतुष्ट क्यों नहीं होती हो? सुनिए जी, आज हर इंसान ज्यादा से ज्यादा कमाने का सोचता है और तुम हो कि सिर्फ भलाई करना है तुमको। तो माँ, भलाई करना तो अच्छी बात होती है ना? हाँ बेटा, अच्छी बात होती है, पर तब जब हमारे पास खूब पैसा हो। अभी तो हम खुद गरीबी में पड़े हैं। पर बेटी, राजेश सारा घर खर्च अच्छे से चलाता तो है, हम कभी भूखे तो नहीं सोते ना। माँ, आप तो चुप ही रहो। जिंदगी में बस खाना सोना ही है क्या? आपका समय गया जब खाने सोने में जिंदगी बीत जाया करती थी। आज कई जरूरतें होती हैं। तो बताओ, मैं और क्या करूं? तुम ये लोगों की भलाई करने वाला काम छोड़ दो, सिर्फ पैसे कमाने की सोचो। और जो इतने कम दामों में लोगों को चिली चिकन बेचते हो, इसके भी दाम बढ़ा दो। सुनंदा, पर इससे हमारे बने बनाए ग्राहक बिगड़ जाएंगे और इससे हमारे धंधे पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, फिर आपको जो करना है करो। हमारी नीतू बड़ी हो रही है, उसकी पढ़ाई का खर्च और फिर हमें उसकी शादी के लिए भी तो पैसे इकट्ठा करने हैं। कहाँ से आएंगे पैसे, सोचा है कभी? हाँ सुनंदा, तुम सच कह रही हो। एक काम करता हूँ, मैं दिन में चिली चिकन की दुकान लगाऊंगा और शाम को कोई और काम कर लूंगा। अरे, इससे तो तुम फिर थक जाओगे और ठीक से नींद नहीं होगी, वो अलग। बीमार होने पर पैसे तो हमारे ही खर्च होंगे ना। वैसे हम एक काम कर सकते हैं। क्या? चिली चिकन की दुकान मैं संभाल लूंगी, तुम कोई दूसरा काम देख लो। वैसे भी मुझे तुमने ही चिली चिकन बनाना सिखाया है, मैं भी तो अच्छा बनाती हूँ ना जी। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ भाग्यवान, तुम बहुत अच्छा चिली चिकन बनाती हो। चलो, कल से मैं दूसरा काम कर लूंगा, तुम चिली चिकन की दुकान संभाल लेना। ठीक है जी। राजेश एक फैक्ट्री में काम करने लगता है, वहीं सुनंदा चिली चिकन की दुकान संभाल लेती है। क्या बात है भाभी जी, आप यहाँ और राजेश भैया वो कहाँ हैं? अब से इस चिली चिकन की दुकान को मैं ही देखूंगी। ये एक फैक्ट्री में काम करने लगे हैं, अब खर्चे भी तो बढ़ रहे हैं ना। दोनों काम करेंगे तभी तो बिटिया की शादी कर पाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हो भाभी जी आप। चलिए एक प्लेट चिली चिकन खिला दीजिए। सुनंदा ग्राहक को एक प्लेट चिली चिकन देती है। वाह भाभी जी, आपके हाथों में भी राजेश भैया के हाथों वाला स्वाद है, मजा आ गया। लीजिए पैसे। ग्राहक सुनंदा को 20 रुपए का नोट पकड़ाकर जाने लगता है। ओ भैया, जरा ठहरो। क्या हुआ भाभी जी? अब से चिली चिकन के रेट बढ़ गए हैं, वो देखो नए रेट। ग्राहक नए रेट देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि चिली चिकन के रेट सुनंदा ने बढ़ाकर 40 रुपए कर दिए थे। ये क्या भाभी जी, चिली चिकन के रेट आज बस में डबल कर दिया आपने तो क्या फ्री में ही खिलाऊं तुम्हें? इतनी महंगाई में भी मेरे पति ने रेट गिरा के रखे हुए हैं। अब से चिली चिकन इतने ही रेट में मिलेगा। ठीक है, फिर अपनी चिली चिकन आप खुद ही खाइए भाभी, अब मैं नहीं आऊंगा आपकी दुकान पर। जा जा, तेरे जैसे बहुत आए, तू नहीं आएगा तो मेरी बिक्री नहीं होगी क्या? सुनंदा की दुकान में जितने भी ग्राहक आते, सबको सुनंदा डबल रेट में चिली चिकन बेचती है। शाम होते होते सुनंदा रोज की अपेक्षा डबल पैसे कमा लेती है और घर आती है। माँ, आप आ गई? हाँ बेटा, मैं आ गई। अभी तेरे पापा नहीं आए क्या? अभी तक तो नहीं आए माँ। लो, आ गए।
अजी आप आ गए। क्या बात है भगवान, आज बड़ी खुश लग रही हो। और नहीं तो क्या जी, देखो आज कितनी अच्छी कमाई हुई है चिली चिकन से। अरे वाह, क्या बात है, मुझे तो पता ही नहीं था मेरी पत्नी इतनी होशियार है। पर बहू, रोज तो राजेश की इतनी कमाई नहीं होती, फिर आज कैसे? देखा, आपकी माँ को मेरे में सिर्फ कमियाँ निकालना है। बस मेहनत तो इनको दिखती नहीं मेरी, सुबह से मेहनत कर रही हूँ, वो दिखा माँ जी आपको नहीं ना? क्या माँ, आप भी ना, जरूरी नहीं मैं रोज काम कर रहा तो मैं ही ज्यादा पैसे कमाऊंगा। हमारी सुनंदा किसी से कम है क्या? सुनंदा आज की कमाए पैसों को गुल्लक में डाल देती है। सुनंदा आज बहुत खुश थी, इतनी खुश थी कि उसकी खुशियों ने उसकी रात की नींद छीन ली थी। सुनंदा लेटी लेटी सोचती है, एक दिन में जब मैंने इतने सारे पैसे कमा लिए तो सोचो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके मैं आगे भी खूब सारे पैसे कमा लूंगी और फिर मेरे पास जल्दी ही बहुत सारा पैसा होगा। पर क्या करूं ऐसा? चलो अभी सो जाती हूँ, सुबह दुकान पर भी जाना है, कल देखती हूँ। सुनंदा अपनी दुकान पर आती है और चिली चिकन बनाना शुरू कर देती है, लेकिन काफी देर हो जाती है। उसकी दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आता। आज तो मेरी दुकान पर कोई नहीं आया, कहीं कल ज्यादा दाम बढ़ाने के कारण तो ऐसा नहीं हुआ? अरे नहीं नहीं, ऐसा हुआ तो मेरा धंधा ही बंद हो जाएगा, मुझे कुछ करना होगा। एक काम करता हूँ, आज दुकान चला जाता हूँ, देख भी लूंगा सुनंदा कैसे काम करती है। अजी आप यहाँ? हाँ, फैक्ट्री से लौट रहा था, सोचा दुकान होते हुए चलूं, तुम्हारी कुछ मदद भी कर दूं। वैसे भी कल जो कमाई हुई उससे लगा बहुत ज्यादा ग्राहक बढ़ गए होंगे, पर यहाँ तो सब खाली है। वो क्या है ना जी? इतने में एक ग्राहक आता है। राजेश भैया, आप आ गए। देखिए भाभी ने चिकन चिली के रेट डबल कर दिए हैं। मैं तो आपका रोज का ग्राहक था, पर डबल रेट होने से मैं चिली चिकन नहीं खा पा रहा हूँ। क्या? ये क्या कह रहा है सुनिंदा, तुमने रेट डबल कर दिए? वो देखा, तुमने चिली चिकन के रेट बढ़ा दिए तो ग्राहक आज बिल्कुल भी नहीं आए। अगर ऐसा काम करोगी तो हमारा धंधा हमेशा के लिए चौपट हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे गलती हो गई। सुनंदा और राजेश दोनों घर चले जाते हैं। देखा बेटी, ज्यादा लालच का नतीजा ठीक नहीं होता। अब ये बुढ़िया मुझे बताएगी क्या सही है और क्या गलत है। कोई ना माँ, अब से सुनंदा पिछले रेट में ही चिकन चिली बेचेगी, है ना सुनंदा? जी। दूसरे दिन सुनंदा फिर से अपनी दुकान के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में चलते चलते, क्या करूं, कल तो सारा चिली चिकन बर्बाद हो गया, कोई ग्राहक ही नहीं आया। मगर आज भी कोई ग्राहक नहीं आया तो मेरे तो पैसे ही बर्बाद हो जाने हैं। सुनंदा चिकन वाले के पास जाती है। भैया 2 किलो चिकन देना। ये लो बहन। कितना हुआ भैया? 800 रुपए। क्या 800 रुपए? इतना महंगा? ये चिकन के इतने भाव कैसे बढ़ गए? भाव तो उतरते बढ़ते रहते हैं बहन, तुम बताओ तुम्हें लेना है कि नहीं? भैया थोड़ा तो कम करो। देखो बहन, लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। मैं यहाँ मील भाव करने नहीं बैठा, फिक्स रेट है, क्योंकि यहाँ माल एकदम फ्रेश और अच्छा मिलेगा। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे चिकन नहीं सोना बेच रहे हो। बहन, मैं जो माल बेच रहा हूँ वो सोने से कम नहीं, वरना बेचने वाले तो कुछ भी बेचते हैं। वो मुर्गी फार्म में ही देख लो, कितने लोग बीमार और बदबूदार चिकन बेचते हैं, और वो भी गिरे हुए दामों में। क्या? और क्या, जब ये चिकन गिरे हुए दामों में मिल ही रहा है तो क्यों ना यहीं से ले लूं। वैसे भी लोगों को क्या ही पता चलेगा। सुनंदा मुर्गी फार्म से बीमार और बदबूदार चिकन ले आती है और अपने रेट भी फिर से गिराकर पहले वाले रेट कर देती है, जिससे फिर से लोग उसकी दुकान पर आने लगते हैं। बहन तुमने ये सही किया, वरना अगर पिछले रेट में ही तुम चिली चिकन देती तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं आता। हाँ भैया, मुझसे गलती हो गई, अब से मैं इसी रेट में चिली चिकन बेचूंगी। सुनंदा की सारी चिली चिकन बिक जाती है और अच्छी कमाई भी होती है, लेकिन उसी समय एक ग्राहक के पेट में बहुत तेज दर्द होता है और उल्टी भी होने लगती है,
देखते ही देखते 1-2 ग्राहकों के साथ भी ऐसा ही होता है। एक ग्राहक पुलिस को बुला लाता है। लगता है इस चिली चिकन में कुछ घोटाला है। हमने इस चिली चिकन की जांच कराई है, जिससे पता चला है ये बहुत ही बेकार और बीमार चिकन से बनाया गया है। आपको हमारे साथ थाने चलना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। पुलिस सुनंदा को पकड़कर ले जाती है। थोड़ी देर में राजेश भी वहाँ आ जाता है। साहब क्या हुआ? आप मेरी पत्नी को यहाँ क्यों ले आए? पुलिस सारी बातें बताती है। सुनंदा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने नीचे गिर जाओगी। तुमने तो सारी हद पार कर दी। तुम आखिर इतनी लालची कैसे हो सकती हो? मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। पुलिस जुर्माना लेकर सुनंदा को छोड़ देती है और दोनों घर चले जाते हैं। ये कहानी है ठंड में गरीब चाय बेचने वाला। मदन जमींदार जी के खेत में काम करता था। वो एक मेहनती किसान था और जमींदार जी के लिए दिन रात काम करता था। जमींदार जी भी मदन को बहुत पसंद करते थे और उसे अच्छा वेतन देते थे। लेकिन एक दिन जमींदार की मृत्यु हो गई। मदन और अन्य किसानों ने उनकी मदद पर शोक व्यक्त किया, लेकिन जमींदार जी के बेटे राजेश ने उनकी मृत्यु के बाद खेत के सारे किसानों को काम से निकाल दिया। मैं इस खेत को बेचना चाहता हूँ, इसलिए अब आप सबके लिए यहाँ कोई काम नहीं है। तो कल से आप लोगों को काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। साहब, हम सब आपके पिताजी के लिए कई सालों से काम कर रहे हैं। अगर आप हमें काम से निकाल देंगे तो हमें बहुत मुश्किल होगी। जमींदार जी तो कहते थे कि वो कभी अपने खेत को नहीं बेचेंगे, तो आप उनके खेत को क्यों बेच रहे हैं? देखो मदन, तुम मेरे पिताजी के खेत में काम करने वाले एक छोटे से किसान थे, तो तुम्हें मेरे निजी मामलों में बोलने का कोई हक नहीं है। जब तक पिताजी जीवित थे तब तक उनका जो निर्णय था हमने मान लिया, लेकिन अब हमें गांव में नहीं रहना है, और अगर हम गांव में नहीं रहेंगे तो खेत की देखभाल भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अब हम खेत को बेच रहे हैं। मदन परेशान होकर अपने घर जाता है और अपनी पत्नी रेखा को सारी बातें बताता है। ये क्या हुआ? तुम्हें काम से निकाल दिया क्या? ये तो बहुत बुरी खबर है। अब हम क्या करेंगे जी? हमारे पास तो काम का कोई और भी साधन नहीं है। जमींदार जी के खेत में काम करके हमारा थोड़ा बहुत खर्चा चल रहा था। तुम ठीक कह रही हो रेखा, लेकिन अब किया भी क्या जा सकता है। मुझे तो कुछ और ही काम ढूंढना होगा, लेकिन मुझे इस गांव में तो काम मिलने से रहा। काम ढूंढने के लिए मुझे शहर ही जाना होगा। क्या? लेकिन अगर आप शहर चले जाएंगे तो हमारे साथ गांव में कौन रहेगा? मैं क्या बच्चों को अकेली यहाँ पर लेकर रहूंगी? हाँ रेखा, तुम्हें यहाँ पर बच्चों के साथ ही रहना होगा, क्योंकि मैं तुम लोगों को लेकर शहर नहीं जा सकता। वहां पर तो हमारे रहने का कोई ठिकाना भी नहीं होगा। बस मुझे वहां पर काम मिल जाए तो मैं वहां पर जैसे तैसे रह लूंगा और हर महीने तुम्हें पैसे भेज दिया करूंगा। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है और वहाँ पर रहने का भी कोई ठिकाना नहीं है। तो आप इतनी ठंड में वहाँ पर कैसे रह पाओगे? तुम चिंता मत करो रेखा, कुछ न कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा। तुम पोटली में मेरे गर्म कपड़े और एक चादर बांध देना। मदन सर्दी के मौसम में अपना सामान और थोड़ा सा खाना बांधकर शहर की ओर निकल जाता है। एक दिन का सफर तय करके वो अगले दिन शहर पहुंच जाता है और वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देखकर कहता है, ये जगह तो मुझे अमीरों लोगों के लिए ही लगती है। इतनी बड़ी बिल्डिंगों में कौन हम जैसे अनपढ़ लोगों को काम देगा। मदन बहुत सी जगह काम के लिए जाता है, लेकिन उसके पढ़े लिखे ना होने की वजह से उसे कोई काम नहीं मिलता। वो बहुत निराश हो जाता है। तभी उसे रोड के साइड पर एक चाय की टपरी दिखती है। मुझे पूरा दिन शहर में भटक कर तो मेरे सर में दर्द होने लगा है। एक काम करता हूँ, एक कप गर्मा गर्म चाय ही पी लेता हूँ, कम से कम थोड़ी राहत तो मिलेगी।
मदन चाय की टपरी पर जाकर बैठ जाता है। तभी चाय वाला गोविंद उसके लिए एक कप चाय बनाकर लाता है। क्या बात है भैया, बड़ी चिंता में लग रहे हो। लगता है शहर में नए नए आए हो। हाँ भैया, मैं शहर में नया हूँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? चाय वाले गोविंदा की बात सुनकर मदन को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसके पास अच्छे गर्म कपड़े नहीं थे, जिस वजह से वो ठंड से कांप रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो गर्म स्वेटर और टोपी बांट रहा था। वो आदमी मदन को भी एक स्वेटर और एक टोपी दे देता है। मदन को वो स्वेटर और टोपी पहनकर ठंड से बचाव महसूस होने लगता है। तभी चाय वाले की दुकान पर एक और आदमी आता है जिसके कपड़े बहुत ही गंदे थे। पूरे कपड़ों पर धूल मिट्टी लगी हुई थी। अरे गोविंद भाई, जरा जल्दी से एक कप गर्मा गर्म कड़क चाय पिला दो। इतनी ठंड में पूरा दिन मजदूरी करके मेरा तो शरीर ही अकड़ गया। अरे तुम बैठो भाई, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। गोविंद नरेश के लिए चाय लेकर आता है। तभी गोविंद के दिमाग में एक बात आती है। अरे नरेश भाई, तुम्हारे वहाँ पर कोई मजदूरी का काम हो तो इन भैया को भी दिला दो ना। ये भी काम की तलाश में शहर आए हैं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे सेठ के पास बहुत काम है, लेकिन इतनी ठंड में तो मजदूरी का काम कर पाओगे ना? हाँ भैया, मुझे काम की जरूरत है, मैं कोई भी काम कर लूंगा। तो फिर ठीक है, मैं अपने सेठ जी से तुम्हारे लिए बात कर लूंगा। नरेश अपने सेठ से बात करके मदन को मजदूरी के काम पर लगवा देता है, लेकिन मदन ने पहले कभी मजदूरी का काम नहीं किया था और ऊपर से ठंड का मौसम था, जिस वजह से मदन को काम करने में बहुत परेशानी हो रही थी। यहाँ पर तो बहुत ज्यादा सर्दी है और पूरा दिन मजदूरी का काम करते करते मेरे तो हाथ पैर सूज गए हैं। मजदूरी का काम ऐसा ही होता है भैया, ठंड में हाथ पैर सूज जाते हैं और गर्मी में भी तबीयत खराब हो जाती है। बस हम लोगों की मजबूरी है कि ये काम करना पड़ रहा है। इतनी भरी ठंड में पूरे दिन मजदूरी का काम करके मदन की तबीयत खराब होने लगती है। तभी उसके पास उसकी पत्नी का फोन आता है। क्या बात है जी, आपको शहर गए इतने दिन हो गए, लेकिन आपने तो हमारे पास फोन तक नहीं किया। शहर में सब कुछ ठीक तो है ना? यह सब कुछ ठीक है रेखा, बस काम के चक्कर में तुम्हारे पास फोन करने का समय नहीं मिला, लेकिन मैं 1-2 दिन में तुम्हें पैसे भेज दूंगा, तो जैसे ही पैसे मिले तो मुझे बता देना। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन आप इतना खास क्यों रहे हैं? आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप वापस गांव आ जाइए, हम यहाँ पर कोई काम कर लेंगे। अरे नहीं नहीं रेखा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो हम सब मजदूर लोग यहाँ खाना बना रहे थे ना, तो बस उसी वजह से मुझे थोड़ी खांसी आ गई। अब तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मदन अपनी तबीयत खराब होने की बात रेखा को नहीं बताता ताकि उसे चिंता ना हो जाए। वो पास की डॉक्टर से सस्ती सी दवाई खरीद कर खा लेता है। कुछ देर के लिए तो उसका बुखार उतर जाता है, लेकिन अगले दिन उसे फिर से बुखार चढ़ जाता है। वो काम करते हुए कांपने लगता है। अरे मदन भाई, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो कुछ दिन के लिए आराम कर लो। अगर इतनी ठंड में ऐसे बुखार की हालत में काम करोगे तो तुम्हारी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। खुद की जान को जोखिम में क्यों डाल रहे हो? मेरे पास छुट्टी लेने का चारा नहीं है भैया। वैसे भी मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं और मुझे गांव में भी पैसे भेजने हैं। अगर पैसे नहीं भेजे तो मेरी पत्नी महीने का राशन नहीं खरीद पाएगी और मेरे अलावा उनका ध्यान रखने के लिए वहां कोई नहीं है, तो काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि अब शहर में बर्फ पड़ने लगी थी। मदन की तबीयत तो पहले से ही खराब थी और बर्फ पड़ने की वजह से उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है और वो काम करते हुए बेहोश होकर गिर पड़ता है। तभी नरेश उसे उठाकर चाय वाले की दुकान पर लेकर जाता है। अरे इसे क्या हो गया? इसे जल्दी से अंदर लेकर चलो।
अंदर में आग जलाई है, इसे थोड़ा अच्छा लगेगा। गोविंद और नरेश मदन को अंदर लेकर जाते हैं, जहाँ चाय वाले गोविंद का रहने का कमरा था। उसकी पत्नी ने अंदर लकड़ियाँ इकट्ठी करके जलाई हुई थी। गोविंद और नरेश उसे वहाँ पर लेटा देते हैं और उसके हाथ पैरों को मसलने लगते हैं ताकि उसके शरीर में गर्मी आ जाए और वो होश में आ जाए। कुछ देर बाद मदन को थोड़ी गर्मी महसूस होती है और वो होश में आता है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? मुझे तो मजदूरी करनी है, मुझे अपने घर पैसे भेजने हैं। अरे अरे भाई, अपने घर पर पैसे भेजने हैं तो मैं तुझे थोड़े से पैसे उधार दे दूंगा, लेकिन इस तरह अपनी तबीयत खराब करके काम मत करना, वरना तेरी जान पर भी बन सकती है। गोविंद और मदन उसे मिलकर समझाते हैं। गोविंद उसे कुछ पैसे उधार दे देता है जो मदन अपने गांव में भेजता है। मदन की तबीयत ज्यादा खराब थी, इसलिए गोविंद उसे अपने घर पर ही रोक लेता है। गोविंद रात को अपनी चाय की दुकान बढ़ाकर जब अपने कमरे के अंदर आता है तो वो अपने दिन की सारी कमाई अपनी पत्नी के हाथ में रख देता है। ये देखो भाग्यवान, आज मेरी 2000 रुपए की बचत हुई है। तुम्हें नई साड़ी खरीदनी थी ना, तो खरीद लेना। गोविंद जब अपनी पत्नी को पैसे देता है तो मदन हैरान रह जाता है कि सिर्फ एक दिन की चाय की बचत 2000 रुपए हुई है और वो पूरा दिन मजदूरी करके सिर्फ 400 रुपए कमा पाता है, जिसके लिए उसे ठंड में इतना संघर्ष करना पड़ता है। वो गोविंद से पूछता है, गोविंद भाई, अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? अरे हाँ भाई बोलो, मुझे भला तुम्हारी किसी बात पर बुरा क्यों लगेगा? मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारी हर दिन की बचत इतनी होती है या सिर्फ कभी कभार ही इतनी कमाई होती है? नहीं भाई, रोज की इतनी कमाई तो हो ही जाती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से मजदूर काम करते हैं और आसपास में बहुत सारी फैक्ट्रियां भी हैं। कभी कभी तो काम इससे भी ज्यादा होता है और ठंड के मौसम में तो चाय का काम और भी ज्यादा अच्छा चलता है। अगर ऐसा है तो मैं भी ये मजदूरी का काम छोड़कर अपने गांव जाकर चाय बेचने का काम शुरू कर सकता हूँ ना मुझे इतनी ठंड में मजदूरी करनी पड़ेगी और ना ही अपने परिवार से अलग रहना पड़ेगा। विचार तो तुम्हारा भी काफी अच्छा है और इस काम में तुम्हें ज्यादा लागत की भी जरूरत नहीं है। पहले एक छोटी सी चाय की टपरी खोलो और जैसे जैसे तुम्हें आमदनी होने लगे अपने काम को बढ़ा देना। मदन को गोविंद की बात बिल्कुल ठीक लगती और अगले दिन ही अपने गांव के लिए वो निकल जाता है। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी और बच्चे उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अच्छा हुआ जो आप आ गए, हम लोग आपको इतने दिन से याद कर रहे थे। आपके बिना तो हम लोगों का बिल्कुल भी मन नहीं लगा। मैं तो कहती हूँ कि आप वापस शहर मत जाओ, बल्कि यहीं रहकर कोई काम कर लो। मैं इसलिए गांव वापस आया हूँ रेखा, वहाँ पर एक चाय वाले भैया थे जिनसे मुझे पता चला कि चाय के काम में भी बहुत अच्छी कमाई हो जाती है। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं गांव में अपनी चाय की दुकान खोलूंगा और सर्दी में तो चाय की दुकान और भी ज्यादा अच्छी चलेगी। मदन की पत्नी रेखा भी इस बात से सहमत होती है। उन लोगों के पास अभी चाय की दुकान खोलने के लिए पैसे तो नहीं थे, इसलिए मदन घर में ही चाय बनाकर अपने घर के बाहर एक मेज रख देता है, जिस पर वो एक छोटा सा चूल्हा, गैस सिलेंडर, चाय का पतीला और कुछ डिस्पोजल कप रख देता है। वहाँ से आते जाते लोगों की नजर उसकी चाय की टेबल पर पड़ती है तो वो उसके पास आते हैं। अरे वाह भैया, मैं कितनी देर से यहाँ पर कोई चाय की दुकान ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे कोई चाय की दुकान ही नहीं मिल रही थी। अच्छा हुआ जो आपकी दुकान मिल गई। इतनी ठंड है, इस ठंड में बिना चाय के राहत नहीं मिलेगी। आप मुझे जल्दी से एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दीजिए। मदन जल्दी से उन्हें गर्मा गर्म चाय बनाकर देता है। तभी वहाँ से गुजरते हुए बाकी कुछ लोग भी मदन की चाय की टेबल पर आकर रुक जाते हैं। सर्दी के मौसम में सुबह से शाम तक मदन की खूब सारी चाय बिक जाती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि चाय बेचने का कितना छोटा सा काम मुझे इतना मुनाफा दे सकता है। आज जब मैं अपनी कमाई को रेखा के हाथ पर रखूंगा ना, तो वो बहुत खुश हो जाएगी। मदन अपना सारा सामान समेट कर अंदर जाता है
और अपने दिन भर की कमाई रेखा के हाथ पर रख देता है। इतने सारे पैसे! क्या ये सारे पैसे आपने चाय बेचकर कमाए हैं? हाँ रेखा, ये सारे पैसे मैंने चाय बेचकर कमाए हैं। मुझे तो खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं केवल एक चाय बेचकर इतने पैसे का मुनाफा कमा सकता हूँ। पापा, अब तो आपके पास पैसे आ गए हैं, तो आप मेरे लिए नए स्वेटर और घर में कंबल लेकर आएंगे ना? हाँ पिताजी, हमारे पास पहनने के लिए फटे पुराने स्वेटर हैं, जिससे बिल्कुल भी सर्दी नहीं रुकती है, और हमारे पास कंबल भी नहीं है, इसलिए सोते हुए बहुत ठंड लगती है। घर भी हर जगह से टूटा फूटा है, आप इसकी मरम्मत भी करवा लीजिए ना। हाँ बच्चों, मैं सब कुछ करवाऊंगा, लेकिन एक दिन की कमाई में इतना सब कुछ भी तो नहीं हो सकता। मैं अभी बाजार जाकर तुम लोगों के लिए स्वेटर और कुछ कंबल लेके आता हूँ। उसके बाद कल जो कमाई होगी उन पैसों से मैं घर की मरम्मत करवा लूंगा। मदन बाजार जाकर अपने बच्चों और पत्नी के लिए नए स्वेटर, गर्म जुराब और गर्म टोपी खरीद कर ले आता है। उसकी पत्नी और बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। आज मुझे बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही है। आप जो ये स्वेटर लेकर आए हो ना, ये बहुत गर्म है। पापा, और ये टोपी और जुराब भी बहुत अच्छे हैं। हाँ पापा, कल से हम सब भी चाय बेचने में आपकी मदद करवाएंगे। अरे नहीं बेटा, मेरे होते हुए तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, और अभी तुम लोगों की काम करने की नहीं बल्कि पढ़ने लिखने की उम्र है, इसीलिए अच्छी तरह अपनी पढ़ाई करो। तुम्हें पढ़ने के लिए जो भी चाहिए वो मुझे बताओ। अब अगले दिन भी मदन अपने घर के बाहर अपना चाय का टेबल लगाता है। अगले दिन ठंड और ज्यादा थी, तो उसकी दुकान पर और ज्यादा ग्राहक आते हैं और वो अपने दूसरे दिन की कमाई से अपने घर की मरम्मत करवा लेता है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पूरा महीना काम करके भी मैं जो काम नहीं करवा पा रहा था उसे मैं अपने 2 दिन की कमाई में करवा लूंगा। सच में अपना काम दिखने में भले ही छोटा लगता हो, लेकिन असली मुनाफा तो उसी में होता है, वरना नौकरी करने में तो घर का खर्च निकालना भी मुश्किल हो जाता है। आप ठीक कह रहे हो जी, कल से भी मैं भी आपके साथ काम क्या करूंगी, और अगर महीने भर में हमारा अच्छा काम चल जाए तो आप बाजार में चाय बेचने जाया करना और मैं घर के बाहर टेबल पर चाय बेचा करूंगी। हम दोनों काम करेंगे तो काम और अच्छा चलेगा। दोनों पति पत्नी चाय बेचने का काम चल जाने पर बहुत खुश थे। अगले दिन मदन जब चाय बेच रहा था तो एक ग्राहक उससे कहता है, भैया, इतनी सर्दी में चाय के साथ साथ अगर गर्मा गर्म पकोड़े भी मिल जाते तो मजा आ जाता। आपके हाथ की चाय तो बड़ी स्वादिष्ट है, तो चाय के साथ साथ पकोड़े बनाने का काम भी शुरू कर दीजिए ना। भैया लेकिन पकोड़े का काम तो बारिश के समय ज्यादा चलता है ना। अगर मैंने पकोड़े बनाए और वो नहीं बिके तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अरे भैया चिंता मत करो, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि लोग तो आपके चाय के साथ साथ खाने के लिए कुछ ना कुछ तलाशते ही हैं। आपको पता है, मेरी फैक्ट्री में जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर तो हम हमेशा चाय के साथ कभी समोसे तो कभी कुछ ना कुछ खाने के लिए मंगाते ही रहते। अगर आप चाय के साथ पकोड़े या समोसे वगैरह कुछ बनाने का काम शुरू कर लोगे तो आपका काम और अच्छा चल जाएगा। उस आदमी की बात मानकर मदन अगले दिन से चाय के साथ साथ ब्रेड पकोड़े बनाने का भी काम शुरू कर देता है, ताकि अगर किसी को चाय ना पीनी हो तो वो सिर्फ ब्रेड पकोड़ा खरीद कर खा सके। अगले दिन मदन अपने घर के बाहर 2 टेबल लगाता है। एक टेबल पर उसकी पत्नी ब्रेड पकोड़े बनाती है तो दूसरी टेबल पर मदन चाय बेचता है। ये तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छा कर दिया। इतनी ठंड में गर्मा गर्म चाय के साथ गर्मा गर्म ब्रेड पकोड़े खाने का तो मजा ही कुछ और है भाई साहब। सच बता रही हूँ, आपके यहाँ की चाय और ब्रेड पकोड़े इतने मजेदार हैं कि पूरे बाजार में भी इतने स्वादिष्ट ब्रेड पकोड़े और चाय कहीं नहीं मिलती।
अगर आपने बाजार में अपनी दुकान खोल ली ना, तो बाजार में सब दुकान वालों का काम बंद पड़ जाएगा। हाँ बहन जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। भाई साहब, एक तो आप कभी चाय बनाने में कभी भी घटिया दूध का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हमेशा शुद्ध दूध से ही चाय बनाते हो, और ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए अच्छे आलू का और अच्छे बेसन का इस्तेमाल करते हो, वरना बाजार में तो खराब सामान ही बेच देते हैं। सब लोगों को बस अपने मुनाफे से मतलब होता है, लेकिन आप अपने मुनाफे के साथ साथ हम लोगों की सेहत का भी पूरा ध्यान रखते हो, और सब कुछ हमारे सामने ही बनाकर तैयार करते हो। मदन की ईमानदारी की वजह से लोग उसे ज्यादा पसंद करते थे। उनके गांव में जो नए नए व्यापार खुल रहे थे, वो सब भी अपने वर्कर्स के लिए मदन से ही चाय और ब्रेड पकोड़े खरीदना पसंद करते थे। कुछ समय में मदन का चाय का काम बहुत अच्छा चल जाता है। उसने ठंड में अपना काम शुरू किया था, तो शुरू से ही उसका काम बहुत अच्छा चल पड़ता है। तभी एक दिन मदन अपनी पत्नी से कहता है, अगर ज्यादा ठंड होने की वजह से मैं उस गोविंद भाई साहब के पास चाय पीने ना जाता, तो ना तो मुझे वहाँ पर काम मिलता, और अगर ज्यादा ठंड की वजह से मेरी तबीयत इतनी खराब ना हुई होती, तो गोविंद भाई साहब के घर पर भी कभी न रुक पाता, और ना ही मुझे पता चलता कि चाय बेचकर मैं अपनी जिंदगी इतनी बदल सकता हूँ। वो सच ही कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपने ठीक कहा जी। इस सर्दी के मौसम ने हमें ऐसा काम दिला दिया जिससे हमारी जिंदगी बदल गई। ठंडी के भरे मौसम में हमने इतनी चाय बेची है जिससे अब हम अपनी नई दुकान भी खोल सकते हैं, और तो और जिंदगी भर आराम से बैठकर काम कर सकते हैं, और पैसों की भी कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब मदन और रेखा मिलकर गांव में अपनी चाय की बड़ी सी दुकान खोलते हैं, जहां सर्दी गर्मी दोनों में ही वो मिलकर काम करते हैं। उन दोनों की चाय की दुकान इतनी अच्छी चल जाती है कि उन्हें फिर कभी अपने जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता। और तो और कुछ ही सालों में वो गांव में अपनी काफी सारी चाय की दुकान खोल लेते हैं, जहां पर काम करने के लिए वो बहुत सारे लोगों को रखते हैं, और अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार देते हैं। इस तरह ठंड में ईमानदार चाय वाला अपनी एक छोटी सी चाय की दुकान से इतना कामयाब हो जाता है, और उसका सारा श्रेय वो ठंड के मौसम को ही देता है, क्योंकि जो हुआ उसी की वजह से हुआ, जिसकी वजह से वो आज इतना कामयाब है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले।